बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली मरतबा ये अनप्रेसिडेंटेड है जो पहली मरतबा होने जा रहा है। कम से कम मेरे इल्म में यही है कि ये पहले नहीं हुआ। अगर किसी के आप में से किसी के इल्म में है तो ज़रूर रहनुमाई कर दीजिएगा। लेकिन ये मेरे ख्याल में पहली मरतबा हो रहा है कि जजेस के खिलाफ चलने वाली कैंपेन पर एक तौहीन अदालत के मामले को इनिशिएट करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो बेंचेस बन गए हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई गई और उनका वो डेटा जो पाकिस्तान के सरकारी इदारों के पास था, सिर्फ वो डेटा जो है उसको निकाल कर लीक कराया गया, लोगों को व्हाट्सएप किया गया, सोशल मीडिया पर चलाया गया और उनकी ज़ाती ज़िंदगी को उछाला गया। इस मामले पर पहली मरतबा अदारा जाती रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आ रहा है और पहली मरतबा ये इस पर एक बेंच बन गया है। इसी तरह से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ भी चलने वाली मुहिम पर एक जो है वो नोटिस दे दिया गया है और इस पर भी बेंच बना दिया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के लिए जो बेंच बनाया गया है उसमें उसकी सरबराही जस्टिस आमिर फारूक खुद कर रहे हैं, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब उसमें शामिल हैं और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब उसमें शामिल हैं। जस्टिस अरबाब ताहिर साहब बहुत ज़बरदस्त जज है, मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है। उनका जिस अंदाज में वो हेयरिंग करते हैं, जिस तरह से वो रिस्पॉन्ड करते हैं, छोटे छोटे सवालों की शक्ल में कम बोलते हैं, तीखा सवाल करते हैं और मामले की तह तक पहुंचते हैं। मियां गुल हसन औरंगजेब साहब भी ऐसे ही हैं, उनके भी आप अंदाज से वाकिफ़ हैं। तो बहरहाल बहुत अच्छा है, मजमूई तौर पर एक अच्छा बेंच बन गया है। इसी तरह से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो दूसरा मामला है बाबर सत्तार साहब वाला, उसके लिए जो बेंच बना है उसकी सरबराही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी करेंगे और उसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज साहब शामिल हैं। तो ये वो जजेस हैं जिन पर मुश्तमिल दो बेंचेस बने हैं और ये जायज़ा लेंगे कि ये मुहिम कैसे चलाई गई, किसने चलाई और जिम्मेदारों का तयन करके उन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। तो ये रास्ता बंद होने जा रहा है कि सोशल मीडिया को जो है वो जजों की बेतौकीरी के लिए इस्तेमाल किया जाए। देखिए आजकल भी पीका का कानून में तब्दीली करके नई जो है वो उसमें शिकें शामिल की जा रही हैं ताकि सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जा सके, ताकि झूठ फैलाने वाले का कला कमा किया जा सके। तो जहां एक तरफ हुकूमत चाहती है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करे, वहां पे आई एम श्योर कि हुकूमत ज़रूर सपोर्ट करेगी इस बेंच को, जो कि और जहां मुआवनत दरकार होगी हुकूमत को ज़रूर करेगी। वैसे तो खैर हुकूमत की ये दो अमली हम देख चुके हैं कि जब जस्टिस काजी फैसल साहब के खिलाफ पिछले दिनों मुहिम चली थी तो फौरी तौर पर उस पर कमीशन बना दिया गया था और सहाफ़ियों तक को नोटिस कर दिए गए थे। लेकिन जहां बाबर सत्तार साहब के खिलाफ कैंपेन चली, जहां मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ कैंपेन चली, वहां पर इन दोनों के खिलाफ हुकूमत सन्नाटे में आ गई और कोई कार्रवाई नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि ये चलिए अदलिया ने खुद अपने अंदर से फैसला किया था कि इदारा जाती रद्द-ए-अमल दिया जाएगा और अब उसका आगाज़ हो गया है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। दूसरा मामला जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से मुतल्लिक है। देखिए काजी फाइज साहब जो हैं उनको एक तो आप जानते हैं क्या हुआ। एक तो ये हुआ कि वो एक्सटेंशन की अगर कोई ख्वाहिश उनके दिल में मौजूद थी, अगर कोई ख्वाहिश मौजूद थी, मैं नहीं कहता क्योंकि कभी उन्होंने इस बात का इजहार नहीं किया, कभी उन्होंने ये भी वैसे बहाने से नहीं कहा, वो कह सकते हैं क्योंकि वो बहुत बोलते हैं, जैसे काजी फाइज साहब बहुत बोलते हैं, बाज़ दफ़ा तो वो कला से ज़्यादा बोलते हैं, तो वो जो बात उन्होंने कहनी होती है वो बहाने से कह देते हैं। हो सकता है अगर एक्सटेंशन की ख्वाहिश ना होती तो वो ज़रूर कह देते कि बहाने से कहीं कह देते हेयरिंग के दौरान कि आजकल न जाने कहाँ से मेरी एक्सटेंशन के बारे में खबरें उड़ाई हुई हैं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ एक्सटेंशन लेने में। इतना अगर वो कह देते तो दम तोड़ देता, लेकिन ये साजिश दम तोड़ जाती या ये चमगोइयाँ दम तोड़ जाती, लेकिन उन्होंने अभी तक ये बात नहीं कही। उधर काजी फैसल साहब की एक्सटेंशन के मामले में बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जैसे मंसूर साहब वाला जो बेंच था उसने जो फैसला सुनाया और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको मुअत्तल किया, उसके बाद हुआ यह है कि वो जो 2/3 अक्सरियत हुकूमत लेके बैठ गई थी वो 2/3 अक्सरियत अब खत्म होने जा रही है। अब हुक्मरान इत्तेहाद की तादाद कम होकर 204 रह जाएगी। अब वो कोई ऐसी तरमीम नहीं ला सकते, लेकिन ला सकते हैं या नहीं ला सकते, बलोचिस्तान की वकला तंजीमों ने इतना सख्त रद्द-ए-अमल इसके ऊपर दिया है काजी फैसल साहब की एक्सटेंशन या मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से, इतना सख्त रद्द-ए-अमल बलोचिस्तान से जो होम ग्राउंड है काजी फैसल साहब की, वहां से इतना सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है कि और फिर जिन लोगों ने दस्तखत किए मैं आपके सामने ये रखता हूँ। देखिए ये तवील उनकी प्रेस रिलीज है जो बलोचिस्तान बार काउंसिल की के लेटर पैड पे जारी हुई है, जिसके पहले हिस्से में कहा गया है कि जजेस की तैनाती शफाफ होनी चाहिए और उस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। पहले हिस्से में कि जी हाई कोर्ट के 6, 8, 7वें नंबर पर से उठाकर लोगों को आप सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करके लेकर गए हैं, मनपसंद जजेस की तकर्री की गई है, मनपसंद लोगों को उठाकर लेकर गए हैं, जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, जो इसका
मयार है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। और अभी आपने देखा था, अभी जब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे थे, उन्होंने वो जाते जाते एक सवाल छोड़कर गए, खत लिख कर गए काजी फाइसा को कि आप कैसे लोगों को एलिवेट कर रहे हैं और मुझे बताइए, अगर आपने मुझे नहीं किया, मैं सीनियर 3 पेशावर हाई कोर्ट का जज था, चीफ जस्टिस था, अगर आपने मुझे एलिवेट नहीं किया तो वजह बताइए कि मुझ में क्या खराबी है, क्यों नहीं किया गया, और अगर मुझसे नीचे तीसरे चौथे पांचवें छठे नंबर से जाके आप उठाएंगे तो उसमें क्या खूबी होगी। तो ऐसा कोई रूल, चूंकि कोई इसके कवायद और जवाबित वाजे नहीं है, इसलिए अपनी मर्जी के जजेस को उठाकर लगाया जाता है और मन मर्जी के अफराद को जो है वो अपनी मन मर्जी के अफराद को लाकर ऊपर एलिवेट किया जाता है। इस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। लेकिन जिस वजह से मैं बात कर रहा हूँ वो इस प्रेस रिलीज का दूसरा हिस्सा है जो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। इसमें कहा गया है कि 3 मई को मुल्क भर में तमाम मेंबरान जुडिशल कमीशन का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास के दौरान वफाकी वज़ीर कानून आज़म तारड़ की जानिब से आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम लाने का वज़ीर आज़म के फैसले से कमीशन को आगाह किया, जिस पर कमीशन का इजलास कुछ दिनों के लिए मौखर हुआ। वज़ीर कानून की जानिब से गुज़श्ता रात एक निजी न्यूज़ चैनल में गुफ्तगू में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दौरान मुलाजमत को तोसी करने और जजेस की रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने के फैसले पर गौर करने की गुफ्तगू को बलोचिस्तान के वकला मुस्तरद करते हैं। बलोचिस्तान के वकला नुमाइंदा तंजीम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दौरान मुलाजमत को तोसी करने और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस की रिटायरमेंट की उम्र में तोसी करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ एहतजाज करने का फैसला किया और बजरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो उसूलों पर सौदेबाजी न करे, किसी भी तोसी जो किसी के जाती फायदे के लिए हो इनको मुस्तरद कर दे। मुल्क भर की वकला तंजीमें, बलोचिस्तान भर के वकला तंजीमें मुतालबा करती हैं जब तक आइन में तरमीम नहीं की जाती और जुडिशल कमीशन के रूल्स नहीं बनते तब तक मुल्क भर से सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम हाई कोर्ट्स में जजेस की तकर्री के अमल को मौखर किया जाए। शुनीद में आया है कि मुल्क भर से हुकूमती नुमाइंदों और जजेस ने मनपसंद लोगों को भर्ती करने का मंसूबा बना रखा है जो किसी भी सूरत में वकला तंजीमों को काबिल कबूल नहीं होगा। ये जनाब कौन दस्तखत कर रहा है इस पर? मोहम्मद अफजल कर रहे हैं जो प्रेसिडेंट हैं बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। अमानुल्लाह काकड़ कर रहे हैं वाइस चेयरमैन बलोचिस्तान बार काउंसिल। मुनीर अहमद खान काकड़ मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल। कासिम अली गाजेजई चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी बलोचिस्तान बार काउंसिल। राहिब अली बुलीदी मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल। मोहम्मद अयूब तरीन मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी बलोचिस्तान बार काउंसिल। मीर अली बिलावल खोसो जनरल सेक्रेटरी कोयटा बार एसोसिएशन। ये तमाम वकला तंजीमें मिलकर मुस्तरद कर रही हैं ऐसी किसी भी कोशिश को जिसमें काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन देने की बात की जाएगी। तो ये अपने होम ग्राउंड से काजी फैसल साहब को इस मामले पर सख्त मुजाहमत का सामना करना पड़ रहा है और इस सिलसिले में उन्होंने कह भी दिया है कि अगर ऐसी कोई कोशिश हुई तो हम एहतजाज करेंगे और किसी सूरत इसको कबूल नहीं करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है एक बहुत ही संजीदा जो है वो बलोचिस्तान बार काउंसिल का एक प्रेस रिलीज हमारे सामने आई है। अच्छा जी, तीसरा जो मौजू है मेरे इस आज के इस व्लॉग का वो है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का बयान। मुशाहिद हुसैन सैयद क्या कह रहे हैं? मुशाहिद हुसैन सैयद जो हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं और ट्रंप ने आ जाना है। जब ट्रंप आ जाएगा तो वो एक कॉल करेगा और यहाँ पर ग्राउंड पर सारी चीज़ें तब्दील करना पड़ेंगी और जब ट्रंप कॉल करेगा तो आपको इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा। तो उस हजीमत से बचिए और ट्रंप के आने से पहले पहले इमरान खान को रिहा कर दें। अब क्यों ये बात कर रहे हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब? उनको क्यों लगता है, बड़ी कन्विक्शन के साथ ये बात कर रहे हैं, उनको लगता है कि एक तो लाजमी तौर पर जो है वो आ जाएंगे ट्रंप, एक तो लाजमी तौर पर ट्रंप जीतेंगे और आएंगे और लाजमी तौर पर जब वो आएंगे तो इमरान खान की रिहाई चाहेंगे। तो इस मामले में वो बड़ा कन्विंस्ड हैं। तो वो इस्टेब्लिशमेंट को मशवरा दे रहे हैं कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। ये मुतालबा मुशाहिद हुसैन सैयद ने एक ऐसे वक्त में किया है जब बार बार हमारे सामने ये कहा जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी और प्रेस रिलीज के जरिए भी कि इंतशारी टोले से बात नहीं होगी, 9 मई के ज़िम्मेदारान से, 9 मई के मनसूबा साजों से बात नहीं होगी, इसको एग्जीक्यूट करने वालों से बात नहीं होगी, इनके लिए कोई माफ़ी नहीं है, इनको नहीं छोड़ा जा सकता। उसी वक्त में ये मुतालबा सामने आ रहा है। तो ये बड़ी हैरानकुन और दिलचस्प बात भी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब अमेरिका का हवाला देकर कह रहे हैं कि आपको छोड़ना तो पड़ेगा जब ट्रंप आकर कहेंगे, तो इसलिए उस हजीमा से बचें और पहले कर दें। ये उनका नुक्ता नज़र है। वैसे ट्रंप के आने के इम्कान कितने हैं और ट्रंप जो है वो जीत गए तो वो क्यों चाहेंगे इमरान खान रिलीज़ हो जाए, वो क्यों नहीं इस हुकूमत के साथ काम करना चाहेंगे? तो इस पर जो है वो
मैं होपफुली इंशाल्लाह कल आपके सामने डिटेल से तमाम इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और इसके तमाम पहलुओं का इसका जायज़ा भी लेंगे। तो ये बहरहाल मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कह रहे हैं। आखिरी दो बातें मैं करता चलूँ और वो ये है, एक तो IMF ने जो शराइत आयद कर रहा है IMF, उनमें से एक ये है कि तनख्वाहदार तबके पर 35% टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है IMF की तरफ से। 35% तनख्वाहदार तबके पर, यानी अगर कोई 1 लाख रुपया कमाता है तो उस पर 35,000 रुपया टैक्स, यही मतलब मुझे समझ आ रहा है 35% टैक्स का। तो अगर तनख्वाहदार तबका 35% टैक्स अदा करेगा तो उस बेचारे के पास है क्या पहले जिसमें से वो टैक्स अदा करेगा? पहले ही उसके यानी उसकी तनख्वाह महंगाई के तनासुब से बहुत कम है और पिछले 3 साल में या पिछले 2-2.5 साल में जितनी महंगाई बढ़ी है उसकी तनख्वाह उस तनासुब से नहीं बढ़ी, और अब आप कह रहे हैं कि उसे 35% टैक्स वसूल किया जाए और कारोबारी और तनख्वाहदार तबके से 650 अरब रुपये वसूल करने का मंसूबा भी बना लिया गया है। तो ये बहुत तकलीफ दह खबर है मौजूदा हालात में, कैसे पाकिस्तानी अवाम इन मसाइल का, महंगाई जैसे मसाइल का सामना करेंगे। जबकि आज ही की खबर है कि बिजली 2 रुपये 84 पैसे महंगी हो गई है फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में। 2 रुपये 84 पैसे यानी तकरीबन 3 रुपये महंगी हो गई है बिजली। तो और सोलर नेट मीटरिंग के ख़िलाफ़ जो महाज बन रहा है, जो साजिश तैयार हो रही है, और जो क्योंकि जो कारखाने हैं उनको नवाजने की ज़रूरत है, वो जो बिजली बना के देते हैं, जिनको आप कैपेसिटी पेमेंट्स करते हैं कि भाई हमने तो उनको कैपेसिटी पेमेंट्स करनी है, तो ख़रीदार क्यों कम हो, क्यों लोग अपने 3 मेगावाट जो है वो 3000 मेगावाट क्यों आप अवाम अपने बनाएं। तो अवाम 3000 मेगावाट अपने बना रहे हैं तो उसकी भी तकलीफ हो रही है कि नहीं जी कैपेसिटी पेमेंट जब उनको देनी है तो उनसे बिजली खरीदें। तो उसके लिए भी पॉलिसियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो न जाने ये इस मुल्क को और इस मुल्क के अवाम को कहाँ ले जाना चाहते हैं। बहरहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।